अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन। मैं हूं मोहम्मद शोएब यार खान। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे खेलों से मुतालिक। तो सबसे पहले जिक्र किए लेते हैं कौमी क्रिकेट टीम की टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल खेलने के ख्वाब को एक मरतबा फिर शदीद धचका पहुँचा है। 8 पॉइंट्स की कटौती के बाद कौमी क्रिकेट टीम की टेस्ट चैम्पियनशिप में सिर्फ 12 पॉइंट्स रह गए। कौमी क्रिकेट टीम पॉइंट टेबल पर 7वें नंबर पर चली गई है। शिकस्त एक जानिब, दूसरी जानिब जुर्माना। आईसीसी ने ढाका टेस्ट में स्लो ओवर रेट के ऊपर पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना भी आयद कर दिया है। मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया गया है। साथ ही साथ मुकर्रर वक्त में 8 ओवर्स कम करवाए गए। तो इस तरह से एक जानिब हम हार भी रहे हैं, दूसरी जानिब जुर्माने भी अदा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी चीफ रो ने सज़ा सुनाई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। एजाज शेख हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, खिजर आजम मौजूद होंगे हमारे साथ, जमील अहमद स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। खिजर, ये चल क्या रहा है? हम मजमूई तौर पर अगर देखें तो एक जानिब पूरी टीम की कारकर्दगी पर अफसोस होता है। हम टेस्ट मैच के ऊपर बात कर रहे थे, जो पहला टेस्ट आ रहे हैं, कल दूसरा टेस्ट शुरू होने जा रहा है। बांग्लादेश से भी हम आ रहे हैं, स्लो ओवर रेट का मसला हमारा है। कप्तान कर क्या रहा है? ना टीम संभल रही है, ना मैनेजमेंट संभल रही है। तो ये किस तरह से चलता रहेगा? देखिए, उसी माइंडसेट के साथ हम लोग बांग्लादेश के अगेंस्ट भी खेल रहे हैं। हालांकि हमको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि बांग्लादेश अपनी होम कंडीशन में कितनी ख़तरनाक टीम साबित होती है। जिस तरह हम भी अपने होम कंडीशन का एडवांटेज उठाते हैं और वहाँ पर जीतने की कोशिश करते हैं, मगर वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हम अपने ना होम में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना अवे जाकर अच्छे परफॉर्म कर पा रहे हैं। और यही जो सिनेरियो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हर फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है। देखिए ना, अब कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं कि बाबर आजम को कप्तान बना दिया जाएगा। सवाल ये कि बाबर आजम के हवाले से जो बातें चल रही हैं मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ साइड एंगल से, तो मेरा सवाल ये है कि आखिर हम एक मैच की बुनियाद पर इस तरह की बातें हम क्यों शुरू कर एक मैच की बुनियाद तो नहीं ना, ये तो बैक टू बैक बहुत सारे इश्यूज हैं ना कप्तानी के साथ। जी ना परफॉर्म कर रहे हैं, ना सीरीज जीत रहे हैं, ना टीम अच्छी सेलेक्ट कर रहे हैं। कप्तान के साथ तो बहुत सारे मसले हैं ना। देखिए ना, अब फिर वही वाली बात ना, मैं यही जो कप्तानी वाला जो मैटर था, जो सवाल था, मैं हमेशा इस बात पर करता हूँ कि आप एक तरह से ये बहस ना छेड़ें कि हम फलां को कप्तान बना देंगे, हम फलां को कप्तान बना देंगे। देखिए, खिलाड़ी वैसे ही हमारी टीम के अंदर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो इस वक्त 4 से 5 कप्तान इस वक्त जो कि पिछले चंद सालों में सिर्फ कप्तानी कर चुके हैं, वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। और माइंडसेट देखिए, आखिरी टेस्ट हम कहाँ पे आ रहे हैं? हम माइंडसेट की वजह से आ रहे। अच्छा, बांग्लादेश अपने माइंडसेट की वजह से मैच जीता, वो जीत के लिए गए। आखिरी दिन उन्होंने पूरा जोर जीत के लिए लगाया और हम मैच बचाते बचाते मैच हार गए। और जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने कहा था कि उनकी जो नज़रें हैं वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल पर हैं। इससे कबल जब वो वर्ल्ड कप में गए थे, उन्होंने इसी तरह की बात कही थी, सिर्फ नजरें रखने के से कुछ नहीं होता। अच्छा, ये तो हमेशा कहा जाता है। मैं सॉरी, आपसे ये सवाल जरूर करना चाहूँगा, कल भी हमारी बात होती है माइंडसेट और गेम प्लानिंग, इसमें क्या फ़र्क है? अगर आप कह रहे हैं कि माइंडसेट की वजह से हारे, तो जो प्लेयर हैं वो किस माइंडसेट से जाते हैं कि मैच को ड्रॉ करना है, हारना है, शायद आप ये कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग का बहुत बड़ा फकदान नज़र नहीं आ रहा। देखें शुएब भाई, हम बहैसियत कौम, देखें आपने देखा होगा माजी में पाकिस्तान टीम जब भी लड़ कर हारी है, खेल कर हारी है, तो उसको पूरी कौम ने कभी भी तनकीद का निशाना नहीं बनाया। हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं, उम्मीद ये रखते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो फाइट करेगी, मैच में बाकायदा तौर पे लड़ेगी। ये क्या जीत के, और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही टीम जो कि डिफेंसिव अप्रोच के साथ हर बॉल को रोक रही थी, अगर ये एग्रेसिव अप्रोच के साथ मैदान में उतरती, तो पूरा का पूरा जो उनके जो कैप्टन का जो प्लान है, बांग्लादेश साइड का जो प्लान है, उसको आप तहस नहस कर सकते थे। आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते, जीत के लिए जाते, आप जीत जाते। तो ये माइंडसेट से ज्यादा प्लानिंग को नहीं हम इसको कसूरवार ठहराएंगे। जमील अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे यही सवाल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब। ये फरमाइएगा, खिजर की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि माइंडसेट होता है और उस माइंडसेट के तहत आप ग्राउंड में जाते हैं और एक हल्की या भारी टीम से आप किस तरह खेलना है वो आप तय करते हैं। लेकिन उमूमी तौर पर देखा यह गया है कि पाकिस्तान जो है अनप्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन पहले कहा जाता था, अब तो किसी भी टीम से हार जाती है। तो ये माइंडसेट से ज्यादा प्लानिंग का फुकदान नहीं है और टीम सिलेक्शन और दीगर चीजें इन्वॉल्व नहीं होती इस मसले में? बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। देखिए जनाब, ये जो है ना प्लानिंग का फुकदान है, इसलिए कि जब यही टीम बांग्लादेश की पाकिस्तान आई थी तो वो 2-0 जो है ना हमें हरा के चली गई थी। अगर हमारी प्लानिंग होती
तो हम जो है ना मतलब जैसे इंग्लैंड को हमने हराया था 2-1, यहाँ पर स्पिन ट्रैक बना के भी हम जो है ना क्या कहते हैं जीत सकते थे, लेकिन चूंकि वो जो है क्या कहते हैं यहाँ पर हरा के गए, फिर लगातार जब हम वहां गए तो उन्होंने पाकिस्तान की जो कमजोरी जो अभी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि ग्रीन पिचेस के ऊपर जो है हमारे बैट्समैन जो है इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो उन्होंने वही उसी तरह की चीजें तैयार की। लेकिन शॉन टेट जो है ना वो उनके जो बॉलिंग कोच वो यहाँ पे भी जो है ना रह चुके हैं, तो उनको जो है पाकिस्तान की कमजोरियों का पता है, तो इस वजह से उन्होंने जिस तरह का ट्रैक बनाया है। और देखें एक बात जो अभी खिजर कर रहे थे ना कि इनको खुला, देखिए ऐसी जो पिचेस होती है उससे किसी भी वक्त आदमी जो है ना आउट हो, इस पर आपको जो है ना अगर आपको गेंद मिलती है तो आपको मार देना चाहिए, शॉर्टे खेलना चाहिए। अब आपके सामने मिसाल है रिजवान अवेज की, उस बच्चे ने मतलब उसका डेब्यू था, उस डेब्यू पे 100 किया उसने, और ये बता दिया कि जो डोमेस्टिक से सिस्टम से प्लेयर आता है उसकी कारकर्दगी डिफरेंट होती है। अब्दुल्ला फजल को देख लें, ईच इनिंग उसने 50 किए। अच्छा इतने 6 साल के बाद जो है अब्बास ने वो किया है, कम बैक किया, तो आप अब्बास की भी देख लें कारकर्दगी। इस टीम के अंदर जो 11 की टीम है, 7 प्लेयर जो है वो पीएसएल खेल के गए हैं। 3 तारीख को पीएसएल का फाइनल हुआ, 8 तारीख को टेस्ट मैच है। देखिए टेस्ट मैच और जो है ना ये T20 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इतनी जल्दी जो है ना, इतनी जल्दी आप उस चीज को मतलब जो एक माइंड, आप देखें ना ये जो T20 में बल्ला चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। यहाँ जाके टेम्परामेंट दिखाना होता है, सारा दिन जो है ना खड़ा होना पड़ता है। लेकिन तुझे वही है तो कोई भी शॉट खेलने के लिए निकल, आप देखें जिस तरह का शॉट रिजवान ने खेला पहली इनिंग के अंदर, आप मुझे बताएं सेट बैट्समैन जो 50 कर चुका है और इतना गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला है जिसकी वजह से टीम जो है वो हम 27 रन से उन्होंने लीड लिए। अगर ये थोड़ा सा मतलब टेम्परामेंट से दिखा दो शायद लीड हम ले लेते 30-40-50 रन की, तो ये फर्क आया। बिल्कुल, और कुछ प्लेयर्स के गोल हैं कि उन्होंने इतने स्कोर करने हैं और उसके बाद आउट भी हो जाएं तो अगले मैच में होते हैं। खजर की जहाँ तक मैं बात करूँगा, मेरी इस टेस्ट के आखिरी दिन खजर से बात हो रही थी, मतलब सेकंड लास्ट डे, तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी कि इन्होंने बहुत ही मसनद तरीके से कहा था कि पाकिस्तान जो है वो जल्दी आउट कर देगा, और यकीनन 9 विकेट पाकिस्तान ने आउट कर दिए और 10वीं भी कर देते। लेकिन जो है फिर हमारी बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान क्या टेस्ट मैच बचा पाएगा, और खजर ने यही कहा था कि बहुत आसानी से जीत जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमारी जो तवक्कुआत होती हैं उस पर हमारे प्लेयर नहीं उतरते। इजाज़ शेख, आपकी जानिब आऊँगा, ये बताइएगा कि तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन क्या हमारी पूरी कौम जो क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत करती है, और क्या वो यही सोचते रहेंगे कि कब पाकिस्तान टीम एक और कमज़ोर टीम से हार जाएगी? कोई गेम प्लानिंग नहीं होगी? नाम तो बहुत बड़े बड़े होंगे, जैसे खजर ने भी कहा कि 4-5 कप्तान खेल रहे होते हैं, हर टीम में खेल रहे होते हैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या आपने इसी तरह से मैच में जाना था जब आपने टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग भी दे दी और आखिर में आप चौथी इनिंग में बैटिंग करते हैं, जबकि आपकी बैटिंग हमेशा से दगा दे जाती है? देखिए, पहले तो आपने जिस तरह पहले क्वेश्चन किया था कि माइंड सेट क्या होता है और प्लानिंग क्या है। प्लानिंग तो हेड कोच की हो सकती है, किसी एक बंदे की हो, और वो सबको बता दे कि ये हमारी प्लानिंग है तो इस पर अमल करें। लेकिन जो खिलाड़ियों का जो ज़हन होता है, जितने खिलाड़ी होंगे, हर एक अपनी अपनी जहनीत होती है और उससे अपनी मेंटली अप्रोच लेके चल रही। अगर कोई दबाव का शिकार है तो पहले वो दबाव का शिकार उस प्लानिंग के तहत तो नहीं निकल सकता कि किसी ने कहा कि इसके तहत खेलना, तो वो अपनी जो पहले दबाव फील कर रहा है उस दबाव से निकल जाएगा। तो दबाव, मेंटली अप्रोच कुछ और चीज है, प्लानिंग कुछ और चीज है। तो कोच की जो प्लानिंग होती है हर प्लेयर उस पर पूरा नहीं उतर सकता। तो ये वाज़ेह मिसाल है, जो हम अभी हारे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, बड़ा कम स्कोर था। तो सेकेंडली हारने की जो बुनियादी वजह है वो तो ऐसे लग रहा था जैसे प्लानिंग के ये हुई है कि हारना है। आप देखें, अगर रिजवान जैसा बंदा लोअर बोस बॉल जा रहा है और मिडल पे जा रहा है, साफ नजर आ रहा है वो लेफ्ट कर रहा है, सीधे मिडल स्टंप पे जाके बॉल लग रहा है, तो इस तरह का एक साबिक कप्तान के ये बॉडी लैंग्वेज होगी, उसको ये वो बॉल छोड़ेगा, तो क्या आप ये तो कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी? फिर शकील की टोटल परफॉर्मेंस देख ले, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस देख ले, कप्तान की खुद परफॉर्मेंस देख ले। अगर आप सिर्फ ये बात कर ले कि टीएसएल खेल लिया, टीएसएल के बाद फौरी तौर पे आप फॉर्मेट चेंज हुआ, टेस्ट में आ गए हो, तो क्या अब्दुल्ला फजल उस फॉर्मेट में वापस नहीं आए? क्या अजान अवैध T20 नहीं खेले थे जिन्होंने 130 रन किए?
तो क्या नाहिद राणा ने नहीं खेला आगे इधर, उन्होंने बॉलिंग नहीं की, शहनशाह अफरीदी ने नहीं की। लेकिन शहनशाह अफरीदी की परफॉर्मेंस देख ले, उसके बाद हसन अली की देख ले, आवाज अफरीदी की देख ले, ठीक है उन्होंने 5 खिलाड़ी आउट किए, दूसरे इनिंग्स में उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। तो ये एक हीले बहाने बनाने के, अब फॉर्मेट चेंज किया है, वो रिदम नहीं था, तो क्या सिर्फ ये सारा कुछ पाकिस्तान टीम के लिए रह गया है कि पाकिस्तान टीम उस रिदम को बिल्कुल अपना ही ना सके। बात सिर्फ ये है जो हमारी समझ में आती है कि ये अगर जीत के लिए मैदान में उतरते हैं तो ये सीधी सीधी जीत थी, कोई खास कोई रॉकेट साइज नहीं थी। 268 स्कोर थे, टाइम वाफिर था। अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी विकेटें अर्ली गिर गई हैं 2-3, तो फिर आप मैच बचाने के लिए मैदान में उतरते हैं। फिर एक ऐसा मौका आता है जब आप रुकते हो, फिर एक बार मैच जीतने में चले जाते हो, फिर अगर मैच जीतने के दौरान फिर 1-2 विकेट गिर जाती है तो फिर आप रुकते हो क्रीज पे, सिर्फ इसलिए कि अगर हम जीत नहीं सकते तो कम से कम मैच ही बचा लें। तो ना ये इजाज वो बात है जो मैं कहना चाह रहा था, जिसको हम प्लानिंग कह रहे थे ना, वो यही होती है कि कोच 2 प्लेयर खेलने ग्राउंड के अंदर, बाकी बाहर बैठे हुए, तो प्लानिंग जो होती है वो क्या होती है, उसके लिए पूरे आपके पास स्क्वाड मौजूद है, कप्तान मौजूद है, वाइस कप्तान मौजूद है, कोच मौजूद है, दीगर स्टाफ मौजूद है, तो वो प्लान करता है कि मैच को कहाँ ले जाना। खजर बात ये हो रही है कि उमूमी तौर पर जिस तरह से अभी इजाज शेख ने भी बोला, आउट होना, इमामुल हक कैसे आउट होते हैं, तकरीबन 50 मैच आप उठा के देख लें, 40 में ऐसे ही आउट होंगे। कप्तान शान मसूद, जिनका वतीरा बन गया है कि वो एकदम से उछलते हैं और आउट हो जाते हैं। रिजवान विकेट के ऊपर डांस करते हुए आउट हो रहे हैं, क्योंकि हमेशा उनका ये होता है कि बॉल, ऐसा लगता है बॉल और बैट के दरमियान इतना बड़ा गैप है जैसे कोई नया खेलने वाला प्लेयर आ गया। ये इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, क्या इनको ये समझ नहीं आती कौन सी बॉल किधर पड़ के कहाँ आनी है। अगर नाहिद राणा जो अभी PSL भी खेल चुका है, वो 5-5 विकेट आपके खिलाफ ले रहा है और ऐसी विकेट के ऊपर जहां पे आपके स्पिनर आउट कर रहे हैं, तो ये जो आउट होने का जो तासुर है, क्या कोच इसके ऊपर काम नहीं करता, मैनेजमेंट किसी प्लेयर को नहीं समझाती कि भाई आपने इस तरह से बैटिंग करनी है और इस बॉल को ऐसे खेलना है। देखें, जिस तरह जो बॉल नाहिद राणा ने रिजवान को करवाई, खैर उस बॉल को भी क्रेडिट देना चाहिए कि जितनी स्पीड और जितनी वेरिएशन के साथ वो बॉल अंदर आई है, और जिस तरह से लेफ्ट कर रहे थे वो रिजवान के तजुर्बे के खिलाफ जाती है वो बात, क्योंकि इस तरह से लेफ्ट नहीं किया जाता, ख़ास तौर पर उस मोमेंट पे जब आप ये देख रहे हो कि आपके कप्तान आउट हो चुके हैं, आपका सेकंड जो टॉप मिडिल ऑर्डर है सारा बाहर जा चुका है। जी बिल्कुल, वो पूरा का पूरा वो बाहर जा चुका है। साउथ शकील की मैं बात करना चाह रहा था, वो भी आउट हो गए हैं। तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस वक्त आप पर है, और ये वो मौका होता है कि आप अपनी सीनियरिटी को अपने बल्ले से शो करें। और मुझे ऐसा, फिर मैं कहता हूँ ना कि जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ ना माइंडसेट की, कि यहाँ पर आपने वो फैसला ही गलत किया था कि हम मैच बचाने की तरफ जाएं। जब आप मैच बचाने की तरफ जाएंगे, जब आप चाहेंगे कि इस बॉल को मैं लेफ्ट कर दूं कि कहीं एज लग के कैच ना हो जाए, कि इस बॉल को मैं रोक लूं, इस बॉल को मैं पैड कर दूं, तो वहाँ पर जब अटैकिंग फील्ड लगती है ना, तो सारा का सारा प्रेशर आ जाता है बल्लेबाज पर। आप ये देखें कि बांग्लादेशी कप्तान ने जब पाकिस्तान की विकेटें गिरना शुरू हुई, उन्होंने 1 सेकंड के लिए फील्ड खोली नहीं। और दूसरी साइड से पाकिस्तानी बैटर्स की आप नाक़िस हिकमत अमली ये देखें कि उन्होंने 2 बार भी शॉट को चार्ज करने की कोशिश नहीं की कि कम से कम थोड़ा सा तो प्रेशर अगली टीम पर जाए, कि वो थोड़े अपने 1-2 खिलाड़ियों को लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ पर लेकर चले जाएं, थर्ड मैन को थोड़ा ऊपर लेकर आएँ। कुछ भी नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे थे कि आप पे बिल्कुल स्लीप मिड ऑन स्लीप मिड ऑफ लगा के स्लिप में एक खिलाड़ी को कवर कर दिया, पे कवर एक्स्ट्रा कवर को जो है वो करीब लेकर आ गए। तो यही वो स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने देख लिया कि इनकी अप्रोच चली गई है मैच बचाने के लिए, और वहां से बांग्लादेश ने अटैक शुरू कर दिया। अब देखें, लगातार तीसरी शिकस्त है। अब पाकिस्तान टीम का इम्तिहान है। अगर आप बांग्लादेश में जाकर भी देखें, पाकिस्तान में हमारे, अब अगर बांग्लादेश में भी 2-0 हो गया तो पाकिस्तान टीम किधर रेट कर रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये 7वां नंबर है, मुझे तो 8वें 9वें नंबर पे जाती हुई दिख रही है। अच्छा, यहाँ खजर कुछ स्पेल भी आती है कि हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका जवाब जमील साहब से लेता हूँ। जमील साहब, मोहम्मद आमिर की एक मिसाल मौजूद है। जब वाइट बॉल से उनको ज़्यादा पैसे मिलने लगे तो उन्होंने पीक के ऊपर टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। अब इसी तरह से लगता है कुछ ऐसे ही है कि बहुत सारे प्लेयर्स हमारे वो नहीं चाहते कि टेस्ट क्रिकेट खेलें, वो लीग खेलें, वो वाइट बॉल क्रिकेट खेलें, वनडे और T20 खेलें, फिटनेस भी रहे और ज़्यादा लंबा खेल सकें। क्या ये वजह तो नहीं है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी प्लेयर्स का इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है?
देखें, ये भी एक वजह है क्योंकि मोहम्मद आमिर ने 28 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली थी, जो कि रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती है, इसलिए कि वो वाइट बॉल क्रिकेट अपना जो कैरियर था उसको लंबा करना चाह रहे थे। अब इसके अंदर भी बहुत सारे प्लेयर हैं इस तरह के कि जो रेड बॉल क्रिकेट जो है ना नहीं खेलना। जो लोग रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, जो सिस्टम से आते हैं, कामरान गुलाम जो है कहाँ चले गए काम। अगर हुरैरा को आपने 2 टेस्ट मैच खिलाए और फेल हो गया, तो डोमेस्टिक सीजन में 3 सीजन में वो लड़का परफॉर्म करता हुआ आ रहा था। आप साथ तो रखें उसको टीम के। टीमें इस तरह देखें, जो लोग अगर डोमेस्टिक नहीं खेलते, मिसाल के तौर पर रिजवान नहीं खेलते डोमेस्टिक, बाबर भी नहीं खेलते डोमेस्टिक, और भी जो सलमान अली आ गए हैं ये भी नहीं खेलते डोमेस्टिक, ये डायरेक्ट आके टेस्ट भी खेलते हैं, वनडे भी खेलते हैं, T20 भी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हसन अली आउट ऑफ फॉर्म हुए थे तो इनको बाहर कर दिया था। फिर ये डोमेस्टिक में गए, 1 साल इन्होंने वहां पूरा सीजन खेला, और सीजन खेलने के बाद इनकी टीम फाइनल में हारी थी, और जब इन्होंने कमबैक किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बहुत शानदार इन्होंने बॉलिंग की। तो मेरा मशवरा ये है कि ये जो लड़के हैं इनको आप एक कानून साजी होना चाहिए कि जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो आपके सिलेक्शन पर गौर नहीं होगा। हमारे यहाँ ये नहीं है। और जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर भी हमें ये देखना है कि हमें किसको टेस्ट में रखना है, किसको हमें T20 में रखना है, किसको हमें वनडे में रखना है। बहुत जरूरी है ये। अगर आपने ये नहीं किया और आपने वनडे के प्लेयर लाके और जो है ना टेस्ट में खिला दिए और टेस्ट के प्लेयर ले आके वनडे में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मोहम्मद हारिस जो है विकेट कीपर, उन्होंने परफॉर्म किया था PSL के अंदर, उनका नाम आ गया टेस्ट के अंदर। तो ये जो फैसले होते हैं ना, इस तरह के फैसले जो है उससे टीमें देखिए, टीम बनानी है ना तो हार और जीत से बेनियाज होना पड़ेगा। अगर आप टीम बनाना चाहते हैं, आप हार भी जाए, अगर नए लड़के डाल के अगर 1-2 साल में आपकी टीम खड़ी हो सकती है तो चांस लेना चाहिए आपको। अच्छा, ये चांस जब लिए जाते हैं, जब प्लेयर्स के बारे में आपस में इख्तलाफात सुनाई देते हैं, मैच के हार जीत से हमने देखा है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती सिवाय बातों के। अच्छा एजाज, ये जिस तरह से अभी जमील साहब ने भी फरमाया, बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आपको जिसको टेस्ट में खिलाना होता है उसको आप वनडे में खिलाते हैं, जिसको वनडे में खिलाना होता है उसको आप टेस्ट में अप्लाई कर देते हैं, वरना PSL तो बाकी है, वहाँ पे कोई भी रन कर दे। तो ये बताइएगा, समीर मिन्हास हो गए, जैसे कामरान गुलाम का इन्होंने नाम लिया, आप क्या आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपनी टेस्ट की टीम अलग बना लें, वनडे की और T20 की बना लें, और उसके बाद क्या रिजल्ट्स आना शुरू हो सकते हैं? देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ ये कि संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, इन पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, पसंद और नापसंद की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस और फिटनेस जो है वो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और कप्तान समेत कोई भी जो प्लेयर है जिससे आप अच्छा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो उससे बाजपुरस होनी चाहिए, उनकी कटौती होनी चाहिए, ये शिक होनी चाहिए कि जब मर्जी हम आपको C कैटेगरी में मुंतकिल कर सकते हैं, B में कर सकते हैं, D में कर सकते हैं। तो फिर देखिए ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा टैलेंट मौजूद है कि अगर आप सिर्फ एक फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट की अगर टीम बनाते हो तो सिर्फ टेस्ट वाले लड़के उसमें शामिल करें। अगर कोई वनडे वाला स्क्वाड है 50 ओवर वाइट बॉल वाला तो उसको 50 ओवर तक महदूद करें, T20 को T20 फॉर्मेट तक महदूद रखें। अगर एक प्लेयर है जो तीनों फॉर्मेट में खेलता है और मकसद सिर्फ ये है, पाकिस्तान की कामयाबी मकसद से ज्यादा ये है कि उसके पैसे ज्यादा बने, फिर वो लीग्स भी खेलेगा, डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। उसके बाद उसने अपना एक YouTube चैनल भी बना रखा होगा, उसने अपने बंदे रखे होंगे, टीम बना रखी होगी जो उसको प्रमोट कर रही है, जो डॉलर्स आ रहे हैं, उसके बाद यूरो पाउंड्स आ रहे हैं। जब उन तमाम तीनों टीमों में पार्टिसिपेट करने वाले लड़कों का ये होएगी, ये सोच ये होएगी कि बस पैसा कमाना है तो पैसा कमाएंगे। फिर यहाँ लेकिन सॉरी एजाज, क्या ये अलाउ है किसी भी प्लेयर को जो प्लेइंग 11 के अंदर होगी या फिर करंट प्लेयर्स में से हो, वो अपना YouTube चैनल या दीगर इस तरह से अपनी प्रमोशन कर सकता है? क्या ये अलाउ है PCB की जानिब से? नहीं, आप देख लें कि एक्स पे ये जो सोशल मीडिया जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, पीछे आपने वो मिसाल देख नहीं ली थी नसीम शाह की, जब उन्होंने पंजाब हुकूमत पर तनकीद की थी तो उन्होंने कहा मैंने नहीं किया, मेरे एजेंट ने किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारा कुछ हर बंदा कर रहा है, और जो इतनी की फुटेज चल रही है कितने कितने के पे पहुंच के, तो क्या आपका मतलब ये है कि ये उनसे आ रही हैं, वो दूर है, सिर्फ उनकी नजरें सिर्फ क्रिकेट पर हैं। उनके क्रिकेट पर सिर्फ नजरें नहीं है, पाकिस्तान की कामयाबियों पे नजरें नहीं है, नजरें और भी हैं, मसाइल उनके और भी हैं। उन मसाइल से अगर वो छुटकारा हासिल कर लें तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान टीम तीनों फॉर्मेट में उम्दा परफॉर्म ना करे। पाकिस्तान उम्दा परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके मसाइल प्लेयर्स के इतने ज्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते थे। डोमेस्टिक नहीं खेलना,
यहाँ तक हमें हमारी इतला आता है कि जब बैरून मुल्क टीम होती है, एक माजी में भी ये हमने देखा, माजी में हमने खुद देखा कि लोग ऐसे ऐसे क्रिकेटर भी थे जो $100 लेके $50 लेके वहां पे जो शायकीन क्रिकेट है उनके साथ तस्वीर बनवाते थे। तो ऐसा ही जब सब कुछ हो जाएगा, इज्जत को सेकंड तरजीह दोगे आप लोग, तो फिर किस तरह आपके कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी? कामयाबी सिर्फ उस वक्त बनेगी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 100% इनको फैसिलिटेट करता है, गैर मुल्की कोच भी प्रोवाइड करता है, जबरदस्त किस्म का मेडिकल पैनल भी प्रोवाइड करता है, हर किस्म की सहूलत मैसर होती है। तो फिर उसके बाद भी अगर कोई क्रिकेटर परफॉर्म नहीं करता तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है कि कोई सिंसियर ही नहीं है। क्रिकेटर अगर सिंसियर हो, इतनी ऑन पेपर देखेंगे जो टेस्ट मैच खेली है टीम, कौन सा प्लेयर ऐसा जो बुरा था? क्या सऊद शकील की स्टैंडिंग नहीं है? शान मसूद की स्टैंडिंग नहीं थी? 11 मैच वो हारे हैं, एज ए कैप्टन खेले हैं, तो क्या एज ए कैप्टन उनको कप्तान वैसे तो नहीं बना दिया गया था? कुछ दे के डायरेक्शन दे के तो उनको कप्तान बनाया गया था ना। वो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, शायद इस वजह से कप्तान बनाया। हमारी एक तासुर ये भी तो है कि जो ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलेगा उसको कप्तान बना दो। हो सकता है, आपकी बात दुरुस्त हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह अगर इनको सहूलियात मिलती हैं क्रिकेट बोर्ड और ये सारी चीजें, ये तो पूरी दुनिया में है। ये बिल्कुल खिजर कुछ कहना चाह रहे थे क्या? बात ये कि शान मसूद हो, बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, मुझे बताएं पाकिस्तान क्रिकेट में तो कोई भी कप्तान कामयाब नहीं हो रहा। अब हम नहीं, कैसे नहीं रहा, आई एम सॉरी, लेकिन बाबर का अगर आप रिकॉर्ड उठाएं, ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि उनके साथ ये होता है कि वो अपने दोस्तों को खिलाते हैं तो मैनेजमेंट कमजोर हो जाती है, तो ये बात आती है ना। नहीं, अब बाबर 2022 तक बहुत अच्छी टीम जा रही थी, आपने अब वो एक नया सिनेरियो डेवलप हुआ। देखिए, बात दोस्ती यारी की नहीं थी, बात सीधी सीधी ये थी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बोर्ड और खिलाड़ी आमने सामने आ गए थे, और जो खिलाड़ियों की जो मैनेजर्स हैं वो एक तरह से डील कर रहे थे थ्रू प्लेयर्स। एक प्लेयर्स पावर का एक शो हुआ था बोर्ड के सामने, तो बोर्ड ने अपने मसल दिखाए, प्लेयर्स ने अपने मसल दिखाए। ये जो टकराव की सूरत हाल सामने हुई थी 2023 में ज़का अशरफ के टाइम पे, उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और उसके बाद बार बार इतनी ज़्यादा इंटरवेंशन हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो आला ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से, कि कोई भी चेयरमैन आया उसने अपनी एक हेडलाइन बनाई कि मैं फ़लाँ प्लेयर को टीम के साथ जोड़ देता हूँ, फ़लाँ प्लेयर। 2024 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ? आपने 2 ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान टीम के साथ इंक्लूड कर दिया जो कि स्टूडियो में बैठ के कंटिन्यूसली टीम पर तनकीद कर रहे होते थे। अब वो टीम के साथ गए, वो जेल हुए नहीं हुए, मगर वो टीम का हिस्सा उस वक्त नहीं बन रहे थे, जो कि सब यही बोल रहे थे। देखें, वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान टीम के अंदर, जो कि इस वक्त बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसके लिए रिस्पेक्ट सामने वाली टीम में हो। रिस्पेक्ट से मुराद ये कि अगली टीम उसकी तैयारी करती हो। पाकिस्तान टीम तैयारी कर रही है कि हमें भाई नाहिद राना को ऐसे खेलना है। आपके पास अभी कोई ऐसा बॉलर नज़र आ रहा है जिसके लिए बांग्लादेश टीम तैयारी कर रही हो कि नाहिद को सॉरी इस बॉलर को ऐसे खेलना है? मोस्ट प्रोबेबली कल साजिद अगर खेल जाए तो साजिद के हवाले से कोई तैयारी हो। बट मैं ये कहता हूँ कि बड़ी हैरान कुन बात है कि साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर का टेस्ट डेब्यू अभी तक नहीं हुआ। ये देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है। इसकी जगह होगा साहिबजादा, ये फैसला तो बोर्ड ने करना होगा ना। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको ये हमने एक क्राइटेरिया बोर्ड ने फिक्स कर दिया ना, टेस्ट हो गए, वनडे हो गए, ये हो गए। कुछ प्लेयर्स हैं वो हर टीम में रहेंगे, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें। कोई क्राइटेरिया नहीं है सर, ना तो पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का अभी तक कोई क्राइटेरिया है, ना प्लेयर सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है। इवन के जो देखें बोर्ड के अंदर भी अब आप जो टीम मैनेजमेंट में चंद मखसूस लोग हैं जो कभी वुमेंस टीम के साथ होते हैं, कभी मेंस टीम के साथ होते हैं, कभी अंडर 19 के साथ होते हैं, वही लोग जो है वो सर्कुलेट हो रहे हैं, वही सिलेक्शन कमेटी में आगे पीछे हो रहे हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब देखें साहिबजादा फरहान की 10 सेंचुरियाँ हैं, 25-50 हैं, 245 उन्होंने जो है वो हाईएस्ट कर रखा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो और जो उनका एवरेज है वो 62 स्ट्राइक रेट है, 62 का स्ट्राइक रेट है, और 44 के एवरेज से वो जो है वो बैटिंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये सॉरी लेकिन ये बताइएगा, जो कामरान गुलाम हैं या इस तरह के और प्लेयर्स हैं जो आए और चले गए, बाद में बात आएगी साहिबजादा फरहान की, पहले तो उनको क्यों निकाला? देखें कामरान गुलाम बहुत सारे, देखें एक होता है डोमेस्टिक कप
एक सर्कल होता है। डोमेस्टिक में हमारे साथ जमील भाई हैं या एजाज भाई हैं, ये लोग देख रहे होते हैं कि कुछ प्लेयर्स होते हैं वो डोमेस्टिक में इतने बड़े प्लेयर होते हैं कि कोई उनके सामने टिक नहीं रहा होता, उनका अपना तजुर्बा होता है। मगर जब आप इंटरनेशनली जाते हैं, जब कैमरे आपके ऊपर होते हैं, जब क्राउड आपके ऊपर बात कर रहा होता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में सारी निगाहें आप पर होती हैं, तनकीद हो रही होती है, तारीफ हो रही होती है, तो वो प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। साहिबजादा फरहान वो प्लेयर है पाकिस्तान क्रिकेट का कि जो इंटरनेशनल प्लेयर भी इंटरनेशनल प्रेशर भी बर्दाश्त कर चुका है और उस प्रेशर में जो है वो खेलता भी रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको सिलेक्शन इस बुनियाद पर करनी चाहिए कि आपके जो प्लेयर्स हों वो यकीनन जो है वो इस तरह से खेल रहे हों, इस तरह से आगे बढ़ रहे हों कि जिनकी जो है वो सिनेरियो, जिनकी सवाल तो बहुत सारे, तनकीद बहुत सारी है, लेकिन जमील साहब ये बताइएगा, क्या अब जरूरी नहीं हो गया कि जो प्लेयर परफॉर्म ना करे उसको बाहर निकालें, जो कप्तान परफॉर्म ना करे बाहर निकालें? मेरी अपनी दानिश में जो मैं देखता हूं सोशल मीडिया और ओवरऑल एनालिसिस देखता हूं, उसमें तो लगता ही है कि हमारे तीनों फॉर्मेट के कप्तान गलत सेलेक्ट हुए हैं। चाहे शाहीन शाह वनडे के अंदर हैं, तो सलमान अली आगा T20 के अंदर हैं, और इसी तरह शान मसूद जो हैं वो टेस्ट के हैं, और तीनों की अपनी जगह नहीं बनती, इन तीनों फॉर्मेट में उनको कप्तान बना दिया गया। तो क्या कोई अगर एक प्लेयर जिस तरह बाबर की बात की जाए, अगर उसी को कप्तान बना दें, कम से कम परफॉर्मर तो है, कम से कम दुनिया देखने तो आती है। जिस तरह खजर ने कहा कि किसी की कोई दूसरा तैयारी नहीं करता दूसरी टीम, क्योंकि प्लेयर ऐसे नहीं है। बाबर को देख के कम से कम एक हमारा दबाव तो बढ़ता है। क्या समझते हैं आप? बात है, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जब 2019 के अंदर आपने सरफराज को हटाया तो आपकी टीम अच्छी खासी टीम थी, आपने सरफराज को हटा के बाबर को, तो 2-3 साल हमारी टीम स्ट्रगल करती रही, लेकिन बाबर जब सेट हुआ तो 2023 में आपने बाबर को जो है ना हटा दिया। अब हटाने के बाद जो आपने बात की है ना, देखें आज सबको पता है कि सलमान अली आगा जो है वो वनडे और टेस्ट के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। तो उनको वनडे का कप्तान बनाते तो ज्यादा बेहतर होता। और शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि T20 जो है लाहौर कलंदर को जितवा चुके हैं 2-3 दफा, तो उनको अगर T20 का मतलब वो रखते तो वो ज्यादा बेहतर था। तो ये हमने जो है ना, मतलब एक तो कप्तान गलत, फिर टीम का जो सिलेक्शन है वो गलत। हमें देखिए ये वक्त आ गया है कि हमें अब नए लड़कों की तरफ जाना होगा, और नए लड़कों को देखें हार, अगर जब हम हार और जीत, अभी तो ये तो चले ICC टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है ये टेस्ट, 13 टेस्ट मैच पाकिस्तान को खेलने हैं ना, इसमें 6 जो है ना अपने यहाँ खेलने हैं पाकिस्तान में और 7 अवे खेलने हैं। तो अब अभी जो है ना यहाँ से फिर इनको जो है ना इंग्लैंड भी जाना है, 3 टेस्ट खेलने, वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट खेलने, फिर 4 टेस्ट पाकिस्तान में भी खेलने, ये तो चले ठीक है। लेकिन आप अगर टीम को अगर आपने नहीं बनाया, टीम को खड़ा नहीं किया, तो आपका वही हाथ देखें। टेस्ट के हारने के बाद या वनडे के हारने के बाद हम हमेशा ही बात करते हैं ना, टीम बनाएंगे तो आएगा कौन, सवाल ये है, और लाएगा कौन? देखिए 2023 से 25 तक जो ICC चैंपियनशिप है, टेस्ट चैंपियनशिप हुई है, उसमें हम 90 नंबर पे थे, सबसे नीचे नंबर पे, बॉटम के अंदर। तो अभी भी हम 7वें नंबर पे हैं। तो हम कब मतलब ये सोचेंगे और कब बनाएंगे टीम, मसला तो ये है ना। तो ये जो हमारी जो वनडे की टीम है, देखिए ये बात मैं एग्री करता हूँ कि प्लेयर हैं, लेकिन उनको सही वक्त पे अगर मौके दिए जाएं, और ये मतलब मौके कैसे दिए, पूरे मौके दिए हैं, ये नहीं कि 2 मैच खिलाया और बाहर कर दिया। जब आपको पता है कि एक लड़का 3 सीजन में रन करके आ रहा है या बॉल आउट करके आ रहा है, तो उसको पूरे मौके दें। आपकी टीम इंशाल्लाह, लेकिन ये टीम एकदम खड़ी नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, 1 साल 1.5 साल। ठीक है जमील साहब, बड़ी माजरत, वक्त की कमी है। एजाज, फाइनली आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तानी टीम में पोटेंशियल नहीं है, कप्तानों की तब्दीली से कुछ फर्क पड़ सकता है? देखिए मैं समझता हूँ ये कप्तानों की तब्दीली भी सिर्फ और कागजी हद तक ही इसको करार दिया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ इसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप इंसेंटिव देते हो, PCB इनको फैसिलिटेट करता है, इनको इतने बड़े सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है, अगर जजा दे रहे हो तो इनको सजा का भी तैयार होना चाहिए, इनकी कटौतियां होनी चाहिए, इनको चेंजिंग होनी चाहिए, इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो जैसे आप इनकी फीसिस के पीछे जो है आपको बहुत ज्यादा वो है, आप ज्यादा फीसिस का थोड़ा ही है सिर्फ, और है भी सॉरी मैंने कहा मासवाए ये जो नफसा नफसी है, ये सब दौलत इकट्ठे करने की है। रिजल्ट दुनिया में सारे प्लेयर्स को मिलती है। अगर कोहली इतना बड़ा प्लेयर है, वो इतना ज्यादा पैसा कमाता है, लेकिन वो इसलिए कमाता है कि वो परफॉर्म करता है और टीम में रहता है। वक्त की कमी है, ज़रूर अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि खजर आपसे ही सवाल कर लेता हूँ, बहुत शॉर्ट आंसर कीजिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बातें आ रही हैं कि नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहे हैं, जैसे एजाज ने कहा, उसमें क्या कटौतियाँ होंगी और प्लेयर को उसके मेरिट के ऊपर उसको रिकग्नाइज किया जाएगा, या फिर वैसे ही होगा कि सीनियर इधर, जूनियर इधर, और जो आ रहा है इमर्जिंग अपनी जगह?
नहीं जी, बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्किया हैं। ये एजाज़ भाई की ही खबर है, अब से कुछ देर कबल उन्होंने शेयर की थी। तो जिस तरह से इस पर जो है कुछ नए नाम भी इंक्लूड होने जा रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। अगर एजाज़ भाई इसको थोड़ा सा हल अपने मुख्तसरन बता दें कि जी क्या एजाज, होने आप जा रहा बताइएगा है। प्लीज। और वाइट बॉल कैंप भी है फिर लाहौर में। जी बिल्कुल, आज कैंप का भी आगाज हो गया है। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो लड़कों का अनाउंसमेंट हुई थी तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जहां तक अलग है तो वो लोग जो जिन्होंने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, खासतौर पे मुख्तलिफ जो PSL में जो उनकी परफॉर्मेंस है, फिर टेस्ट फॉर्मेट में जिसकी परफॉर्मेंस है, तो उस पर काम शुरू हो गया है। उम्मीद यही की जा रही है, हमें जराए बता रहे हैं कि काफी तब्दीलियां होंगी। बड़े बड़े जो नाम है उनकी कैटेगरी भी चेंज होगी और जो रकम में भी कटौती होगी। जी हाँ, बड़ी तब्दीलियों की उम्मीद है, इम्कान है। और देखना यह है कि क्या वाकई ये तब्दीलियाँ मेरिट पे होती हैं, और ख़ास तौर से जो नए प्लेयर हैं जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया, जिन्होंने फॉर्मेट्स के अंदर ख़ास तौर से फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया, क्या उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको वो जगह मिलेगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। खज़र आज़म, एजाज शेख और जमील अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।